हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ बढ़िया ज़बरदस्त क्वेश्चन जिसमें काफ़ी स्टूडेंट्स को डाउट आ जाया करते हैं, कन्फ्यूजन हो जाती है कि कैसा कॉन्सेप्ट कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है। और एक्चुअली ये जो इलेक्ट्रोस्टैट चैप्टर है तो इसमें काफ़ी क्वेश्चंस में डाउट आ ही जाते हैं और मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसको स्किप कर दिया करते हैं। इसका रीज़न ये होता है, एक तो वो पढ़ते नहीं है, क्योंकि ये मिथ होती है मैक्सिमम में कि यार कंटेंट इसका बहुत ज़्यादा है और इस टॉपिक को छोड़ ही देना चाहिए, ठीक है, या फिर लास्ट में पढ़ लेना चाहिए। मतलब पढ़ते ही नहीं है, कहते यार इतना बड़ा है और क्वेश्चन नहीं आते, और कभी आते हैं तो वो ऐसे आएंगे जो हो ही नहीं पाएंगे। तो यार ऐसा नहीं है। देखो, मैंने जो आपको स्ट्रेटजी वाले वीडियो में बताया था कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस खूब करनी है, तो ये चैप्टर आपको सिखाता है कि हाँ मतलब क्वेश्चन करना चाहिए, उसी से हो पाएगा, मैं उसी से सॉल्व होऊंगा, क्वेश्चन करने पे आऊँगा, वैसे नहीं समझ में आऊँगा क्योंकि कंटेंट बहुत ज़्यादा है। तो यार आपको छोड़ना कुछ भी नहीं है, पहले तो ये जान लो। अगर आप मुझसे जुड़ो तो एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना, क्योंकि आप अगर कोई भी टॉपिक छोड़ दो तो ये जान लेना कि आप सिलेक्शन से पीछे जा रहे हो, ठीक है। तो छोड़ना नहीं है। आप क्वेश्चन के थ्रू थ्योरी करोगे, फटाफट होगा। एक्चुअली ये बड़ा चैप्टर है, लेंदी है, तो इसमें आपको समझ में आता है कि इसको छोड़ देना चाहिए या फिर नहीं हो पाएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो। पर छोटे चैप्टर में क्या होता है, आप पढ़ लेते हो तो लगता है कि यार मैंने पढ़ लिया, हो जाएगा। बट यार वो जब आप पेपर करने जाते हो ना तो दिक्कत होती है। तो इस वजह से क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करो, ज़बरदस्त तरीके से खूब करो, जितना कर सको उतना ज़्यादा करो, क्योंकि अल्टीमेट एम यार नीट आपका ये नहीं पूछेगा कि आपने सारी लाइन पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी, बट वो ये देखेगी कि आप सारे क्वेश्चन कर रहे हो नहीं। तो अल्टीमेट एम जो आपका होना चाहिए वो क्वेश्चन पे होना चाहिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैट में ऐसा देखिए, पहले जो क्या क्वेश्चन आए वो नहीं मैटर करता, बट अब जो ट्रेंड चल रहा है उस अकॉर्डिंग मतलब अच्छे क्वेश्चन आएंगे। और बहुत बाई फॉल्ट अगर आ ही जाते हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चन बहुत टिपिकल, तो उनको आप स्किप कर सकते हो, बट टॉपिक नहीं स्किप करना है, ठीक है, क्योंकि चांसेस जो है वो अच्छे क्वेश्चन आएंगे। और वो भी इजी पीजी क्वेश्चन आते हैं तो उसमें कुछ है नहीं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाया हो जाता है। ये देखने में क्वेश्चन बड़े लगते हैं, ये रीज़न ये भी होता है जो स्टूडेंट इसके वजह से छोड़ देते हैं, क्योंकि ये देखने में बहुत बड़ा लगता है और पढ़ने में यार यार ये बहुत डरावना होगा क्या, मतलब छोड़ दो। बट आपको ऐसा इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, थोड़ा भी आप छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट लगाओगे फटाक से हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देर ना करते हुए फटाफट हम अपने क्वेश्चंस को देखते हैं वन बाय वन, ठीक है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, अ हॉलो स्फेरिकल कंडक्टिंग सेल ऑफ इनर रेडियस R1 एंड आउटर रेडियस R2 हैज़ अ चार्ज Q. A charge plus Q is placed at the center of the sphere. The surface charge densities on inner and outer surface of the sphere will be respectively. ठीक है, इसमें बोला गया कि आपके पास एक हॉलो स्फेयर है, ठीक है, कंडक्टिंग है, मेटेलिक है, जिसका इनर रेडियस ये आप ऐसे मान सकते हैं, ये बोला गया कि R1 है और आउटर रेडियस R2 है, ठीक है, ये आपका स्फेयर है। और इसमें इसके जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो आपका प्लस क्यू है, ठीक है, क्यू। अ चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फेयर, ठीक है, ये यहाँ पे प्लस क्यू आपके सेंटर पे रखा हुआ है। तो पूछा गया सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑन इनर एंड आउटर स्फेयर, सरफेस चार्ज डेंसिटीज, सरफेस, तो अब इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी पूछा गया, ठीक है। तो इसके लिए आपको अगर चार्ज पता हो जाता है दोनों सरफेस पे तो अपन सरफेस एरिया रखेंगे, आंसर हो जाएगा, ठीक। देखिए इसको करना कैसे, आप इसमें कॉन्सेप्ट जो लगेगा वो इंडक्शन का कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। ये यहाँ पे प्लस क्यू था तो इसका इंडक्शन होगा इस सरफेस पे, यहाँ पे माइनस क्यू आएगा, और इस माइनस क्यू की वजह से जो इंडक्शन होगा और इसके वजह से आपके आउटर सरफेस पे प्लस क्यू हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस क्यू, और ऑलरेडी आउटर सरफेस पे प्लस क्यू था तो ये आपके चार्ज निकल के आ जाएंगे, ठीक। अब इसको आप देखिए कि टोटल चार्ज जो इनर सरफेस पे हुआ वो माइनस क्यू हुआ, और आउटर सरफेस पे प्लस क्यू कैपिटल और प्लस स्मॉल क्यू, ठीक है। अपॉन एरिया करना है, और एरिया ऑफ स्फेयर जो होगा वो 4πr²। तो इनर स्फेयर का जो होगा अपॉन R1 स्क्वायर होगा और आउटर का R2 स्क्वायर होगा। चार्ज आपका ये है तो आपका ये सेकंड आंसर हो गया, ख़त्म, इसमें कुछ नहीं है। लेकिन अब क्या है कि डाउट आता है, डाउट की बात करें या असली मिस्टेक की बात करें, होता क्या है कि आपका कंडक्टिंग स्फीयर दिखा तो आपके इन साइड से जो चार्ज मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मीन्स इन साइड कोई चार्ज स्टे नहीं करता, तो इस वजह से आपकी चार्ज डेंसिटी वो लगेगा जीरो, ऐसा कुछ मतलब ऐसा कर दोगे तो आप गलत हो जाएगा। तो ऐसा नहीं सोचना है। देखिए, आप जो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है वो कंडीशनल ये होना चाहिए कि हर टाइम जीरो होगी अंदर, मींस अंदर कोई भी चार्ज स्टे नहीं करेगा, बट वो आपके मेटेलिक स्फेयर पे होना चाहिए, ना कि उसके कैविटी जो होती है, कैविटी के इंटरनल अगर कोई चार्ज रखा है तो उसके वजह से ज़रूर इंडक्शन होगा। तो आपके ये इंटरनल जो सरफेस सेंटर पे चार्ज है इसके वजह से इंडक्शन होगा, माइनस क्यू इधर आएगा और इस माइनस क्यू का इंडक्शन होगा और प्लस क्यू बाहर आएगा। और जो पहले से अगर इसमें मेंशन नहीं हुआ है
दैट प्लस क्यू चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, बट ये आपको अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए कि प्लस क्यू जो होगा ये आपके यूनिफॉर्मली सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, आउटर सरफेस पे होगा, बिकॉज ये हॉलो स्फेरिकल कंडक्टिंग सेल है, स्फेयर है, तो इस वजह से इसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो प्लस क्यू इधर होगा, यहाँ पे जो इंटरनल वाला होगा कैविटी के अंदर होगा उसका इंडक्शन होगा माइनस क्यू, और माइनस क्यू से प्लस क्यू, और अल्टीमेटली ये आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा इस चीज़ को आप जो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कन्फ्यूजन आ रही हो तो इस वजह से मैंने एनसीईआरटी का ये डायग्राम लाइन्स मैंने यहाँ पे ओपन कर रखी है, आप इसको पढ़िएगा। ये चैप्टर 2 में आपको मिलेगा, पेज नंबर 69 पे। इसमें बोला गया आपको कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। कंसीडर अ कंडक्टर विद इन अ कैविटी विद नो चार्ज इनसाइड कैविटी। जीरो होगी बट आपके कैविटी के इनसाइड कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। ए रिमार्केबल रिजल्ट इज दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी इज जीरो। ठीक, जीरो होती है whether with the size and shape of the cavity and whether with the charge on the conductor and external field in which it might be placed। जिस भी फील्ड में रखा हुआ है उसके बाहर कौन से चार्ज हैं क्या है उस पर डिपेंड नहीं करेगा, हमेशा नहीं। इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इंटरनल वो जीरो होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मीन्स वहाँ पे कोई चार्ज नहीं होगा, ऐसा आप कंसीडर करेंगे। बट आप पढ़िए आगे। वी हैव प्रूव्ड अ सिंपल केस ऑफ दिस रिजल्ट ऑलरेडी। वो मैंने बोल रखा है कि प्रूव किया गया द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द चार्ज स्फेरिकल सेल इज जीरो। अगर चार्ज है तो भी स्फेरिकल सेल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल होगा कैविटी होगी उसमें जीरो होगा। द प्रूफ ऑफ रिजल्ट ऑफ सेल मेक्स यूज ऑफ स्फेरिकल सिमेट्री ऑफ सेल, सी चैप्टर 1। बट द वैनिसिंग, अब ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बट द वैनिसिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कैविटी ऑफ कंडक्टर इज एज मैंशनड एबव अ वेरी जनरल रिजल्ट। ये कह रहा है कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वैनिश हो जाती है, ख़त्म हो जाती है कैविटी के अंदर, ये एक बहुत ज़्यादा मतलब जनरल रिजल्ट है, और इसी वजह से जनरल होने की वजह से आप गलती कर जाते हो क्योंकि जीरो कंसीडर करोगे। बट आपको नोटिस करना है यहाँ पे जो कैविटी बोलेगी चार्ज फ्री होनी चाहिए। चार्ज फ्री की बात कर रहा है, अगर चार्ज फ्री है तो ही इनसाइड उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, अदरवाइज जीरो नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना अपने को। क्वेश्चन इज द टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विद द गिवन क्यूब विल बी वेयर इज द साइड ऑफ द क्यूब। इसमें एक क्यूब दे रखा गया है, इसमें एसोसिएटेड फ्लक्स पूछा गया, टोटल फ्लक्स इससे एसोसिएटेड कितना होगा। तो देखिए फ्लक्स का एक फार्मूला होता है, फाई इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्यू इनक्लोज जो होता है ये नेट होता है, सम करेंगे प्लस माइनस जो भी होगा, नेगेटिव चार्ज होगा वो हट जाएगा और पॉजिटिव चार्ज मतलब नेट जो एल्जेब्रिक सम होता है चार्ज का वो इनक्लोज, और ये इंटरनल जो आपका सरफेस दिया होगा, जिस सरफेस से एसोसिएटेड फ्लक्स की बात करेंगे उसके अंदर कितना इनक्लोज्ड होगा, कवर अप होगा, उस चार्ज को लेते हैं। ओके, तो चलिए हम इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे हर कॉर्नर पे कुछ चार्ज दे रखे हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपके जो कॉर्नर, आप सॉलिड स्टेट चैप्टर पढ़ते हो तो कॉर्नर पे अगर कोई स्फेयर, ये चार्ज है, ये स्फेरिकल चार्ज होगा। ठीक है, अगर कोई चार्ज रखा है तो एक कॉर्नर पे जो कंट्रीब्यूशन आएगा वो 1/8 आएगा। आप इसको विजुलाइज ऐसे करोगे कि अगर ये एक कोई चार्ज दे रखा है आपको स्फेरिकल, आप स्फेयर है तो इस पर जब आप क्यूब बनाओगे हर तरफ से कोई क्यूब बना के आप इसको सेट करोगे तो टोटल इसमें 8 क्यूब जब रखोगे तब ये टोटल मतलब कंप्लीट होगा, कवर अप होगा एक स्फीयर। ठीक है, तो आप इसको विजुलाइज कर सकते हैं 3D में। आप घर पे किसी भी चीज़ को विजुलाइज करके मतलब एक स्फेरिकली कोई बॉल रख करके या जो आप स्टडी टेबल होती है उस पर कॉर्नर पे आप रख करके एक विजुलाइजेशन करेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि 1/8 होता है। जो भी आपका स्फेरिकल होगा वो कॉर्नर पे जो कंट्रीब्यूशन होगा वो 1/8 होता है। ओके, ये आपको अगर क्लियर है तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 1/8 होगा तो हर चार्ज का आप 1/8 करें या फिर इन सब का अलजेब्रिक सम ले लो और टोटल का 1/8 कर दो। ठीक, तो चलिए हम ऐसा करते हैं कि 1/8 हर जगह नहीं करेंगे, आपको एक साथ सब पूरे का सम लेते हैं और फिर 1/8 कर देते हैं। ठीक, तो जो प्लस है 2, 10 2 12, 12 और 8 20, 20 और 6 26, 26 और 7 3 10, ये 7 3 10, 26 और 10 आपके हो गए 36। ठीक, और माइनस है आपके 5 + 1 6 -6। तो नेट चार्ज जो हुआ आपका 30। अच्छा 30 में आपको SI यूनिट में इधर दिया हुआ, यहाँ पे माइक्रो दे रखा है, ये आपको ध्यान रखना है। तो माइक्रो कूलम चार्ज नेट हुआ। ओके, अब यहाँ पे आप ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि इसका 1/8 कंट्रीब्यूशन था। ठीक, तो इसका 1/8 करेंगे। आप ऐसे समझ सकते हैं यहाँ पे Q1 Q2 जो भी रहा हो, ठीक है, तो प्लस करेंगे। आप 1/8 सबका करना था तो आपने नेट कर लिया। नेट आपका Q1 Q2 जो वैल्यू आई थी वो आपकी 30 हो गई। ठीक, ये आपका हुआ 1/8 × 30। अब आप फार्मूले पे आ जाते हैं। फ्लक्स आपका Q इनक्लोज जो है वो 30/8 है इंटू 1/ε0, क्योंकि अपॉन में ε0 था और अब 1/ε0 की आपकी वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है।
वो आपका है 4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक है। अब इस पे ध्यान देना, ये आपका माइक्रो था, माइक्रो कूलाम था। माइक्रो कूलाम को आप एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। 4 दूनी 8 और ये 15 दूना 30, 15 9 135, 15 9 जा 135 और ये देखेंगे तो आपका 10⁻3। ओके, ये आपका पाई था तो यहाँ पे पाई आपका सेकेंड ऑप्शन। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सर्कुलर वायर लूप ऑफ रेडियस और carries a total charge q distributed uniformly over its length. A small length dl of the wire is cut off the electric field at the center due to remaining wire. ओके, सेंटर पे पूछा गया है, एक सर्कुलर लूप था तो आप और जिसका रेडियस आर है और टोटल चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर इट्स लेंथ और स्मॉल लेंथ डीएल ऑफ द वायर इज कट ऑफ। अगर कट कर देते हैं तो द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू द रिमेनिंग वायर, जो रिमेनिंग वायर बचा है। ठीक है, तो आप इसको देखिए, आपको क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आपके पास एक सर्कुलर लूप है जिस पे प्लस क्यू चार्ज है, रेडियस आर है। ठीक है, इस पे ठीक है, तो जब आपका लूप होगा तो सेंटर पे आपको पता होगा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी इनिशियली जब आपकी कंप्लीट होगी लूप। आप इसको कॉन्सेप्चुअली देख सकते हैं कि जीरो क्यों होता है, आप एज इट इज़ रिजल्ट भी याद रख सकते हैं और बहुतों को पता भी होगा, बट आप ध्यान रख सकते हैं। मैं थोड़ा दिखाता हूँ, जैसे आपका प्लस क्यू चार्ज है आपका, ठीक है, आप कॉन्सेप्चुअली इसको विजुलाइज कीजिए कैसे इस पर जीरो आते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक, प्लस चार्ज है तो इसका सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अगर इधर की वजह से तो इस साइड होगा, इसके वजह से इस साइड होगा, इसके वजह से इसके वजह से, तो सिमेट्री होने के वजह से ये हर तरफ जो होंगे टोटली, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वेक्टर होती है, तो ऑल वेक्टर्स गेट कैंसिल आउट और देयरफॉर सेंटर पे आपके जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ई बराबर जीरो होगा। ये आपका विजुलाइजेशन होता है। ओके, तो इसमें क्वेश्चन में ये बोला गया कि आपका जो लूप था, लूप का अगर स्मॉल पार्ट डीएल कट करते हैं तो बची हुई फील्ड, बची हुआ जो लेंथ है आपका, ये आपका जो बचा हुआ वायर है उसके वजह से सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इस वायर, इतने वायर की वजह से। ठीक है, तो सेंटर पे इस पे कॉन्सेप्ट ये आएगा कि आपका जो फुल लूप होता है उसके वजह से जो जीरो होता है, ठीक है, वेक्टर का आप एक कॉन्सेप्ट आता है, इसके वजह से अगर जीरो है आपने इसको इतना कट कर दिया तो जो इसका डीएल का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका जस्ट मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो जो रिमेनिंग लेंथ है वो लेंथ पे मैं डिपेंड नहीं करेगा बट उसके इक्वल होगा। इस चीज़ को आप समझिए, कॉन्सेप्ट ये होगा जैसे आपका दो वेक्टर है, आपके इसका जो टोटल रिजल्ट जो आना है, आप दो वेक्टर का अगर इसको हम कोई वेक्टर 1 मान लेते हैं जो स्मॉल पार्ट है और इसको 2, और दो वेक्टर का सम जो है रिजल्टेंट जो है वो आपको अगर 0 लाना है तो एक का जितना होगा उसका जस्ट अपोजिट दूसरा वेक्टर की वैल्यू होनी चाहिए, उसकी मैग्नीट्यूड होनी चाहिए, बस कैंसिल आपका वेनिस हो जाएंगे दोनों वेक्टर और रिजल्टेंट जो होगा आपका 0। तो ये कॉन्सेप्ट ये है कि आप इसका फाइंड कर लें, डीएल लेंथ का अगर फाइंड करते हैं तो वही आपके रिमेनिंग पार्ट के लिए होगा। ठीक, अब डीएल जो लेंथ होते हैं इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक फार्मूला आता है कि आपके किसी सेगमेंट के लिए उसके सेंटर पे, वायर सेगमेंट के लिए सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसका एक फार्मूला आता है। सेंटर पे अगर ये एंगल अल्फ़ा बनाते हैं तो जो फार्मूला होता है सेंटर पे ई नॉट इज इक्वल टू 2k लैम्डा बाई आर साइन अल्फ़ा बाई 2, ये आपका फार्मूला होता है, एज इट इज़ याद रखना होता है आपको। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज फिट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी ये 2 है कि आपका कूलाम कांस्टेंट है, मींस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आपका आर एज इट इज़ डिनोमिनेटर में है, ठीक है, और यहाँ पे लैम्डा है, साइन अल्फ़ा बाई 2। देखिए ये आपका लेंथ अगर स्मॉल लेंथ है डीएल तो एंगल जो होगा ये अल्फ़ा, अगर ये डीएल है, ये मैंने इसको आप ये सोचिए कि मैग्नीफाई करके बनाया बट ये बहुत स्मॉल होगा, और स्मॉल एंगल के लिए साइन थीटा की वैल्यू थीटा होती है रेडियन में। ठीक, तो साइन थीटा आपका डिमनेस हो जाएगा और यहाँ पे अल्फ़ा 2 होगा। ओके, नाउ अब लैम्डा की वैल्यू, जो लैम्डा होता है, लैम्डा आपका जो लैम्डा होता है ये लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है, मींस चार्ज अपॉन आर्क जो लेंथ होगा उसका। ठीक,
अब यहाँ पे आपको स्लिप मिस्टेक के चांसेस हैं, अब ध्यान दीजिएगा। तो टोटल चार्ज आपने क्यू लिखा और क्यू लिखने के बाद अगर लेंथ आपने डीएल कर दिया, गलत हो जाएगा, बिकॉज जो चार्ज था ये टोटल रिंग पे डिस्ट्रीब्यूटेड, टोटल लूप का चार्ज था, वो टोटल लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आपका जो लैम्डा होगा वो होगा क्यू अपॉन 2 पाई आर, जो आपकी रिंग की टोटल लेंथ है वो होगी, ठीक। तो लैम्डा ही होगा। आप इस वैल्यूज़ को रखिए, ये आपका होगा 2, लैम्डा होगा क्यू, और ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, यहाँ पे आर था, और ये लैम्डा की अपॉन डिनोमिनेटर में 2 पाई आर था, ओके। अपॉन में ये 2 है, और अल्फ़ा जो होता है एंगल, एक फार्मूला होता है जो आपको अच्छे से पता होगा, एंगल जो होता है इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। अगर ये सेगमेंट होता है ये, तो ये आपका फार्मूला होगा। यहाँ पे आर्क जो होगा ये डीएल होगा और ये आर होगा, मींस अल्फ़ा के लिए आप यहाँ पे डीएल लिखेंगे और अपॉन आर लिखेंगे। बस आप इसको देखिए, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाते हैं, और ये 4 2 8 हो जाएगा आपके न्यूमरेटर में क्यू डीएल, और ये डिनोमिनेटर में 8 पाई स्क्वायर हो जाएगा, 2 पाई है आपके पास, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट आर आपके पास टोटल 3 है, तो आर क्यूब, ओके। ये आपका आंसर होगा। आपका ऑप्शन जो है ये फर्स्ट ऑप्शन होगा, ओके। फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड लास्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने मैनुअली मुझे लिख के भेजा था, और हो सकता है आपको क्लियर थोड़ा कम देखे, बट मैं बोले दे रहा हूँ आप क्वेश्चन को। अच्छा, कुछ स्टूडेंट का मैसेज आता है मुझे कि क्लियर दिखता नहीं है, तो मैंने देखा है जितने भी वीडियोज़ मैंने अपलोड किए हैं उसमें आप अगर कंटेंट जो वीडियो क्वालिटी उसको आप अपग्रेड करके जो 720 जो दे रखा है, मतलब एबव 360 आप देखें, ठीक है, 720 पे देखें तो आपको अच्छे से विजुअल होगा। ऐसा कोई भी कंटेंट नहीं है जिसमें आपको ब्लर दिखे, सारे कुछ क्लियर दिखेगा, ठीक है। तो आप क्वालिटी बढ़ा के देखा कीजिए, ओके। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्वेश्चन में बोला गया, अ मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस r1 चार्ज टू अ पोटेंशियल phi1 इज एनवेलप्ड बाय अ थिन वॉल्ड कंडक्टिंग स्फेरिकल cell V of radius r2. Then potential phi2 of the sphere A after it is connected to the cell V by a thin conducting wire will be. ओके, क्वेश्चन में जैसे ये बना रखा डायग्राम, आपको बोला गया है कि एक स्फीयर A है जिसको चार्ज कर दिया गया है phi1 पोटेंशियल तक, ये A स्फीयर था और इसका रेडियस r1 है, और इसको चार्ज किया गया है phi1 पोटेंशियल तक, ठीक है। फिर चार्ज करने के बाद इसको एक स्फीयर V से, जो कि कंडक्टिंग स्फीयर है, इससे कनेक्ट एनवेलप करके और कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया गया। तो फाइनली phi2, छोटे वाले स्फीयर का phi2, बाद में जो स्फीयर पोटेंशियल बचेगा वो आपका क्या होगा, phi2 पूछा गया है, ओके। तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या है कि आपने स्मॉल स्फीयर को चार्ज किया phi1 तक, इसका पोटेंशियल जो आया वो phi1 हो गया। फिर आपने कनेक्ट किया, कनेक्ट करने पे कंडक्शन होगा, बट आप यहाँ पे ये गलती मत करना कि कंडक्शन होने के बाद चार्ज इनमें डिवाइड होगा, क्योंकि ऑप्शन जो ये देख रहे हैं ऐसे कुछ डिवाइड वाले कि आपका चार्ज डिवाइड हो जाएगा, बट चार्ज डिवाइड नहीं होगा। एक्चुअली ये कंडक्टिंग स्फीयर है, और जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो सारा सरफेस चार्ज जो होता है कनेक्ट होने के बाद जो चार्ज होगा इनर स्फीयर पे, ये चार्ज मूव कर जाएगा और टोटली फुल चार्ज आपका आउटर स्फीयर पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो लेट इनिशियली अगर आपके इस स्मॉल स्फीयर पे चार्ज Q था, तो फाइनली आफ्टर कनेक्टिंग द वायर द चार्ज ऑन आउटर स्फीयर विल बी Q एंड इनर स्फीयर हैज़ नो चार्ज एट ऑल, ओके। आपके इनर चार्ज पे कोई चार्ज नहीं रह जाएगा, बाहर पे आपका चार्ज Q आ जाएगा, ठीक। तो अब देखिए क्वेश्चन कैसे होगा। देखिए phi1 जो आपका पहले फाई था, पोटेंशियल आपका जो इनिशियल पोटेंशियल था वो आपका होगा Q आपका चार्ज मैंने लेट कर लिया है कि लेट आपका चार्ज जो है वो Q था, Q अपॉन R1, ये आपका phi1 था, आपने इसको कंसीडर कर लिया। अब phi2 क्या होगा, इस पे तो एक कॉन्सेप्ट आपने देखा कि एक कॉन्सेप्ट ये लगेगा आपका चार्ज सारा आउटर पे मूव कर जाएगा, आउटर स्फीयर पे। एंड सेकेंड कॉन्सेप्ट ये होगा कि जब आपका कंडक्टिंग स्फीयर होता है, स्फेरिकल स्फीयर कंडक्टिंग हो गए तो हॉलो होता है, अगर उसके आउटर पे जो पोटेंशियल होता है वही कांस्टेंट होता है, मींस इनर साइड इनसाइड एवरीवेयर पोटेंशियल विल बी कांस्टेंट एंड दैट विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल ऑफ द सरफेस।
आपके मेटेलिक स्फीयर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी और पोटेंशियल कांस्टेंट होगा अगर वो स्फीयर हॉलो है, ठीक। तो अब आपको φ2 फाइंड करना है, जो कि स्मॉल स्फीयर का φ2 बोला गया है, वो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे डायग्राम में देखिए, मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया, पहला कि आपका चार्ज मूव करेगा, एंड सेकंड थिंग कि आपका जो यहाँ पे पोटेंशियल होगा वो एवरीवेयर यहाँ पे हर जगह, मतलब इनर स्फीयर पे या हर जगह पे कांस्टेंट होगा, ठीक। वो φ2 क्या होगा, तो φ2 आपका चार्ज इन अंदर कुछ है नहीं, तो φ2 मीन्स आपका जो पोटेंशियल आउटर स्फीयर का होगा वही इंटरनल भी होगा। तो आउटर स्फीयर का जो पोटेंशियल होगा वो आपका के क्यू ऊपर मूव कर गया था अपॉन R2, ये होगा फार्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक। अब इसको आपके φ1 के फॉर्म में लिखना है, तो आप ऐसे कर सकते हो, ये आपका φ2 था, R2 था, सॉरी R2, तो आप इसको R1 इंटू R1 ऊपर नीचे R1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आ जाता है के क्यू, आपका के क्यू बाई R1 जो था ये आपका φ1 है, तो के क्यू अपॉन R1 मीन्स आपका ये φ1 हो जाता है, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन निकल के आता है इसको φ1 के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो के क्यू अपॉन R1 φ1 को रिप्रेजेंट करेगा, इनटू आपका R1 बचा अपॉन R2 बचा, दैट विल बी द आंसर। आपका ये आंसर होगा, मीन्स आपका आंसर फर्स्ट ऑप्शन होगा, ठीक। ओके, बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।